नमस्कार दोस्तों, IAS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर क्रियान्वयन योजना पर। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कैसा क्रियान्वयन या प्रबंधन किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। अब इसके संदर्भ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन योजना का संदर्भ है। किसी भी देश की प्रगति के साथ साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। मतलब किसी भी देश में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो उस देश का विकास भी होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में सरकार ने जुलाई 2020 में नई शिक्षा पॉलिसी लेकर आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलाव का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इसकी सफलता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर अन्य सभी हितधारकों द्वारा इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। मतलब ये नई शिक्षा नीति कितना सफल होगा, यह प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और जो भी इसमें काम करने वाले हैं उनके प्रबंधन मतलब कैसे कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संक्षिप्त परिचय पर बात करेंगे। मतलब थोड़ा सा हम आपको परिचय दिला देते हैं क्या थी शिक्षा नीति। भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिशों पर लागू की गई थी। वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुंच को मजबूत करने और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक असमानताओं, जैसे विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगों तथा अनुसूचित जातियों जनजातिवाद के संदर्भ में को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। मतलब 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, SC और ST के लिए कुछ बदलाव किए गए, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया, जिसके तहत देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रवेश परीक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई। मतलब 1992 में 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन किया गया 1992 में, और जिसमें व्यावसायिक और तकनीकी मतलब प्रौद्योगिक तरीके से शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की गई। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्व ISRO प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इसी के आधार पर तैयार किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसके योग्य बनाना है। इसके तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2, जैसे कि हम लोग अभी तो जो पढ़े हैं 10+2 शिक्षा नीति रहा, इसका मॉडल रहा है। शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली क्रमशः 3 से 8 मतलब 5 साल, 8 से 11 3 साल, 11 से 3 साल और 14 से 18 4 वर्ष की मतलब इतना समय आपको आय के बच्चे के लिए निर्धारित किया गया है। जो 3 से 8 तक होगा वो 5 इसमें 5 में रहेगा, मतलब 5 क्लास रहेगा उसका। 8 से 11 वाले का 3 और 11 से 14 वाले का भी 3 और 14 से 18 वाले को 4। इसी के आधार पर 5+3+3+4 प्रणाली अप्लाई गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अपनाने और आगे की शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। बधिर छात्रों के लिए, मतलब जो दिव्यांग हैं, जो आंखों से नहीं देख सकते या बोल नहीं सकते, उन छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री के विकास तथा भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को पूरे देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकास, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का एक कौशल विकास मिशन था, इसको भारतीय शिक्षा में शामिल करना है। अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब नई शिक्षा पॉलिसी में 21वीं सदी में कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षा और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहन करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ इसके तहत कक्षा 6 से
ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया है। पहले यह सुविधा 9 के बाद थी, लेकिन अब इसे 6 से ही शामिल कर दिया गया है। इसके तहत तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की बात कही गई है। इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स एनपीएसटीज का विकास और 4 वर्ष के एकीकृत बीएड कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। मतलब नई शिक्षा नीति को सही तरीके से चालू करने के लिए बस शिक्षक की आवश्यकता होगी ही, तो इसलिए शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तैयार किया गया है, जिसके लिए 4 वर्ष का एकीकृत बीएड कोर्स करना पड़ेगा 4 वर्ष के लिए। पहले बीएड 2 वर्ष का होता था, लेकिन अब 4 वर्ष का होगा। साथ ही इसके तहत देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERUs की स्थापना पर प्रस्तावित किया गया है। अब बात करते हैं नीतिगत सफलता के आधार पर। नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़े अध्ययनों से पता चलता है कि नीतिगत विफलताओं से बचने के मौजूद साधन, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन तंत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मतलब काम कैसे किया जा रहा है, कार्यप्रणाली कैसे बनी है और साधन कैसे हैं, या किसी भी नीति को सही रूप से सफल बनाने में बहुत आवश्यक होता है। किसी नीति की असफलता के लिए ब्रिटिश शोधकर्ताओं बॉब हडसन, डेविड हंटर और स्टीफन पेकहम ने निम्न 4 प्रमुख कारकों को उत्तरदायी बनाया है। अत्यधिक आशावादी अपेक्षाएं, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर लेना, बिखरी हुई शासन व्यवस्था में कार्यान्वयन, मतलब शासन व्यवस्था अगर अच्छी नहीं है आपकी, नीति निर्धारण में अपर्याप्त सहयोग, यदि आपके नीति निर्धारक हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, और राजनीतिक चक्र की अनियमितता, मतलब बार बार सरकार का परिवर्तन, ये सब किसी भी चारों चीज़ किसी भी योजना को, किसी भी नीति को असफल बना सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किसी नीति की असफलता के ये 4 खतरे इतने व्यापक हैं कि सामान्य प्रक्रिया से इसे हल करना एक बड़ी चुनौती होगी। यदि सरकार किसी नीति को लागू करने के बारे में गंभीर है तो इसके लिए एक मजबूत नीति समर्थन कार्यक्रम को विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी नीति की सफलता के लिए उसके कार्यान्वयन की प्रणाली और इस दौरान प्रत्येक बिंदु पर समस्याओं के समाधान के संदर्भ में एक बेहतर समझ का होना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, मतलब इसके प्रबंधन में क्या क्या चुनौतियाँ हैं सरकार के समझ, उस पर बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग, नए कानूनों का निर्माण या मौजूदा कानूनों में संशोधन सहित अन्य विधायी हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों की वृद्धि और नियामकीय सुधार आदि शामिल हैं। इस नीति में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम और संरचना, शिक्षा प्रणाली आदि में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इन बदलावों को लागू करने के लिए संसाधनों, धन, पैसा लगेगा, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति आदि का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय हैं। ऐसे में इतने अधिक छात्रों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बहुत से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी, मतलब 2035 तक लगभग इसे दोगुनी करना है। वर्तमान में शिक्षा तंत्र और अन्य संसाधनों के मामले में देश के अलग अलग राज्यों की स्थिति में भारी अंतर है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में देश भर के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर पाया जाता है। ऐसे में छात्रों के लिए इन परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालना कठिन होता है। मतलब भारत किसी राज्य में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, किसी राज्य में बहुत बदतर है, जैसे इंदौर में, इलाहाबाद में है, दिल्ली में यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, कोटा में, लेकिन कुछ राज्यों से बिहार हुआ, बंगाल हुआ, और यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है, यहाँ पर व्यवस्था अच्छी नहीं है शिक्षा की। अब बात करते हैं समाधान पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला बिंदु है उच्च शिक्षा सुधार हेतु विशेष कार्य बल की स्थापना करना है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु बौद्धिक और सामाजिक पूंजी के निर्माण का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सफल कार्यान्वयन हेतु सहयोग के लिए एक विशेष कार्यबल टास्क फोर्स की स्थापना की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री का यह कार्यबल एक सलाहकारी निकाय हो सकता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मतलब एक सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिए जो जगह जगह पर सरकार की विचारों से मदद करें। यह कार्यबल या नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने और एक निश्चित जवाबदेही के साथ समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री की सहायता करेगा। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समिति।
NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन एवं उसकी निगरानी हेतु एक अस्थायी समिति की स्थापना बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी। जो यह समिति बनेगी इसका अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होगा और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों या संस्थानों के कुलपति निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे। मतलब इस समिति सदस्य होंगे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों या बड़े बड़े संस्थानों के शिक्षा संस्थानों के कुलपति या निदेशक इसके सदस्य होंगे। इस समिति को समयबद्ध तरीके से NEP की कार्यान्वयन योजना को तैयार करने और इसकी निगरानी करने का कार्य सौंपा जाएगा। समिति के पास कुछ विशिष्ट शक्तियों के साथ इसमें विषयगत उप समितियों और क्षेत्रीय समितियों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा NEP 2020 को लागू करने के दौरान आने वाली चुनौतियों को दूर करने में सहायता करेगी। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री परिषद। इस परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे तथा परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी। मतलब एक शिक्षा मंत्री परिषद बनाया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री परिषद, जिसमें भारत के 29 राज्यों और 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे और जिसका अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होगा। भारत में पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इस समय 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह परिषद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NEP के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र होगा। साथ ही यह NEP के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा और समस्याओं के निवारण के साथ राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी। चौथा पॉइंट है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सुधार। प्रधानमंत्री द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE की अवधारणा के तहत देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का दृष्टिकोण पेश किया गया था। वर्ष 2016 के बजटीय भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी देश के 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान के रूप विकसित करने के लिए आवश्यक नियामकीय बदलाव की बात कही थी, जिसके बाद देश में IOS की स्थापना शुरू हुई। मतलब 2016 के बजटीय भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी देश के 10 सरकारी और 10 प्राइवेट विश्वविद्यालयों या संस्थानों को विश्व के स्तर पर लाना, जैसे टॉप 200 में भारत के विश्वविद्यालयों को आने के लिए IOE की स्थापना शुरू की गई है। वर्तमान में IOE की दृष्टिकोण को NEP कार्यान्वयन योजना के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है और IOE को अधिक स्वतंत्रता स्वायत्तता देने के साथ संसाधनों के मामले में सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधार करने में सहायता मिलेगी। वही ना, जिससे पहले कभी कोई निकलता है पेपर में 200 में स्थान नहीं बना पाए, विश्व के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में कोई भारत का विश्वविद्यालय नहीं आ पाया, कभी कोई आ जाता है। इसलिए इस योजना के तहत विश्व टॉप 200 में या टॉप 100 में भारत के विश्वविद्यालय शामिल हों। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परोपकार परिषद। 5वां पॉइंट, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परोपकार परिषद। वर्तमान में देश के 70% उच्च शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के हैं और 70% से अधिक उच्च छात्र, मतलब 70% से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में प्रवेश करते हैं। मतलब देश के 70% कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट हैं और उन्हीं में भारत के 70% से अधिक स्टूडेंट शिक्षा लेते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली की पहुंच के विस्तार में निजी शिक्षा संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन की वित्तीय चुनौतियों और छात्रों के समक्ष आने वाली शुल्क संबंधी चुनौतियों को देखते हुए एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परोपकार परिषद की स्थापना विचार किया जा सकता है। यह परिषद संभावित दाताओं को 3 बंदोबस्ती निधियों, उच्च शिक्षा और अवसंरचना, छात्रवृत्ति और शोध अनुदान से संबंधित की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कर प्रणाली के मूलभूत बदलावों को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है। अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के समक्ष अन्य चुनौतियों पर। वर्ष 1968 में जारी की गई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। जो 1968 में शिक्षा नीति आई थी उस पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करना था, जिसे अगली शिक्षा नीतियों में दोहराया गया, परंतु अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है, जो सरकार की नीतिगत असफलता की और कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। मतलब 6% इतना कम व्यय करने का लक्ष्य रखा गया लेकिन व्यय नहीं कर पाए अभी तक। कोविड-19 का देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच राज्यों के लिए इन सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक धन एकत्रित करना बहुत ही कठिन होगा। अब बात करते हैं आगे की राह पर। सरकार के लिए किसी भी नीति के कार्यान्वयन में सफलता हेतु प्रोत्साहन, साधना, सूचना, अनुकूलनशीलता, विश्वसनीयता और प्रबंधन जैसे तत्वों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। NEP 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को पारदर्शी कार्यप्रणाली के सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से विश्वसनीयता बढ़ानी होगी और प्रबंधन के प्रभावी सिद्धांतकारों को विकसित करना होगा। साथ ही सरकार को कानूनी, नीतिगत, नियामकीय और संस्थागत सुधारों को अपनाने के साथ एक विश्वसनीय सूचना तंत्र का निर्माण और नियामक संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच
अनुकूलनशीलता के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।